Hello everyone, welcome to the channel Assemble to Learn. Friends, in this video I am going to discuss previous year physics question paper of Army Public School, and these questions were asked in 2015 TGT Physics exam. So let's start from question number 1. Question number 1 is a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. With the same effort he throws the ball vertically upwards. The maximum height attained by the ball is. तो यहाँ पे हमें maximum height find out करना है. If a ball is thrown like this horizontally, then maximum range is given as 100 meter, and maximum range का formula है u square by g is equal to 100. और अगर हम उसी बॉल को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g. अगर u स्क्वायर बाई g 100 है तो u स्क्वायर बाई 2g 100/2 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा. तो 50 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज in which one of the following regions of the electromagnetic spectrum will the vibrational motion of molecules give rise to absorption? तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रोवेव्स, बिकॉज जो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन लाई इन माइक्रोवेव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड ड्यू टू किर्चॉफ्स लॉ इन स्पेक्ट्रोस्कोपी सेम विल बी एब्जॉर्ब. तो गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन है, तो ये हमारा माइक्रोवेव से आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. A 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 1000 volt. The terminals of the charged capacitor are disconnected from the power supply and connected to the terminals of an uncharged 6 microfarad capacitor. What is the final potential difference across each capacitor? तो हमें फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो ये कुछ इस तरह का है. ये एक चार्ज्ड कैपेसिटर था. ये एक चार्ज्ड कैपेसिटर है जो कि 10 माइक्रोफैराड है और उसका 1000 वोल्ट है. फिर क्वेश्चन में दिया है कि उसको डिस्कनेक्ट करके पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके एक अनचार्ज 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया. तो ये जो 6 माइक्रोफैराड है ये अनचार्ज्ड है और ये हमारा चार्ज्ड है. तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं उनके टर्मिनल्स को, तो ये हमें सीरीज एक पैरेलल, ये 10 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड का एक पैरेलल कनेक्शन हमें मिलता है. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी, वेयर V इज इक्वल टू Q बाई सी. तो इस पूरे का टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना होगा. तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी. तो ये 6 माइक्रोफैराड तो अनचार्ज्ड है, तो हम 10 माइक्रोफैराड का ही फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल हमें 10,000 माइक्रोकूलम चार्ज मिलता है. फिर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 10 + 6 16 माइक्रोफैराड. फिर ये अगर हम इस V के लिए पुट करते हैं तो 10,000 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाई 16 माइक्रोफैराड, 10,000 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 16 माइक्रोफैराड हमें मिलेगा 625 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. 625 वोल्ट जो है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्योंकि जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सोन इन द फिगर बिलो इज ए मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे दिया गया है नल डिफ्लेक्शन. तो ये कुछ इस तरह का है, 55 कुछ वैल्यू दिया गया है.
तो हमें अननोन रजिस्टर आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो अननोन रजिस्टर है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये 20 दिया गया है और ये पूरा मीटर स्केल 100 होता है, तो ये हमें मिल जाएगा 80। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एट बैलेंसिंग सिचुएशन ऑफ ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस्ड सिचुएशन में होता है, क्वेश्चन में वही दिया गया है, तो एक फॉर्मूला है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये फर्स्ट वाला पार्ट P होता है L, और ये सेकंड वाला लेंथ पार्ट हमें मिलता है 100 माइनस L। तो ये 20 दिया गया है, तो ये हमारा 80 हो गया। P का वैल्यू 20 और Q का वैल्यू 80 इन दिस केस। फिर इसके लिए हम R और S, इसको R लेते हैं और इसको S लेते हैं। तो R का वैल्यू हमें यहाँ पे 55 ओम दिया गया है और हमें यहाँ पे S वाला पार्ट का वैल्यू निकालना है, जो कि क्वेश्चन में R लिखा गया है। ये जो S, हम S ले रहे हैं ड्यू टू फॉर्मूला, बट क्वेश्चन में उसका वैल्यू R दिया गया है, जिसको मैं R अननोन लिख रही हूँ। मुझे फाइंड आउट करना है R अननोन का वैल्यू। तो P का वैल्यू है 20 L बाई 100 माइनस L और R बाई एस। R के जगह हम 55 लिखेंगे और S के जगह हमारा R अननोन आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 बाई 80 इक्वल टू 55 बाई R। तो R अननोन हमें मिल रहा है 220 वोल्ट। ये जो S वाला पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में R लिखा गया है, ये R का वैल्यू हमें मिल गया 220 volt, which is our option number 1. Next is question number 5. A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm. शंट रेजिस्टेंस एक आया S ओम और galvanometer का रेजिस्टेंस है G. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is. तो करंट को मेन करंट को अनचेंज रखने के लिए कौन से रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में पुट करना है गाल्वेनोमीटर के साथ। तो इसका हम एक डायग्राम अगर बना के देखेंगे, तो इनिशियली एक गाल्वेनोमीटर ही था, फिर एक शंट रेजिस्टेंस आया S, और इस जो सीरीज कनेक्शन करेंगे, सपोज इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका वैल्यू क्या होगा कि मेन करंट सेम रहेगा, मतलब करंट चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या, करंट को कांस्टेंट रखना है। डायग्राम कुछ इस तरह का होगा और करंट को हमें कांस्टेंट रखना है। तो करंट हमें पता है I इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो अगर टू कीप करंट कांस्टेंट, R मस्ट हैव टू बी कांस्टेंट, मतलब इसको कांस्टेंट रखना है तो ये R को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियली हमारा रेजिस्टेंस क्या था, इनिशियली हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ G था, बट फाइनल में ये पूरा सिस्टम आएगा, जो कि G और S इन पैरेलल और फिर ये R है उनके साथ सीरीज में है, और G और S पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए हमें पता है क्या, GS डिवाइडेड बाई G प्लस S, पैरेलल रेजिस्टेंस, equivalent resistance for two parallel resistors is GS by G plus S, प्लस सीरीज में तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो GS by G plus S प्लस R। ये R हमें फाइंड आउट करना है, तो R इक्वल टू G माइनस GS by G plus S। इसको सॉल्व करने पे हमें R का वैल्यू G स्क्वायर डिवाइडेड बाई G प्लस S मिल रहा है। तो ये हमारा G स्क्वायर बाई G प्लस S प्लस G। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इट्स ओन करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, हमें उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है। अगर हम यहाँ पे, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, जो कर्व का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी का वैल्यू। ये जो हमारा dx बाई dt है, dx बाई dt, दिस इज स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर्व
का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो अगर हम यहाँ स्लोप देखते हैं तो पॉजिटिव स्लोप है, फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद स्लोप देखते हैं तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे हमारा स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। फिर इधर स्लोप अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, और इधर भी स्लोप वैसे ही डिक्रीज करता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, और एट टी पॉइंट ये स्लो वेलोसिटी का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि स्लोप जीरो है। फिर अगेन डिक्रीज करेगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव पार्ट। तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे, जैसे कि ये वाला पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर ये थर्ड वाला पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, और फाइनली ये फोर्थ वाला पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस में क्या होगा। हाँ, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो केस 1 में अगर हम देखते हैं, केस 1 में अगर हम देखते हैं तो ये 20 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, तो ये हमें मिल रहा 20 माइनस ज़ीरो, सॉरी 20 माइनस ज़ीरो बाई 20 माइनस ज़ीरो, दैट इज़ आवर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में ये स्लोप जीरो है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर थर्ड केस में 80 माइनस 20, 40 माइनस 30, हमें 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है। और केस 4 में माइनस में हमें मिल रहा है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 3 में अगर देखते हैं हम, केस 3 में ये हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर माइनस 40, 80 माइनस 40, और टाइम अगर देखते हैं ये 40 और ये 30। और ये फोर्थ वाले केस में फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी है 80। तो 0 माइनस 80 करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, 0 माइनस 80 करके करेंगे तो ये हमारा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं 1, 0, 6 और -2 से 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमें क्वेश्चन में वही पूछा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 5890 एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6 वुड बी क्लोज टू। तो हमें इसका सेकेंड वाला पार्ट का वेवलेंथ निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। λ1 गिवन है जो कि 5890 एंगस्ट्रॉम, λ1 गिवन है, v1 गिवन है इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड पार्ट में हमें म्यू ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.6 दिया गया है। तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी, तो म्यू जी इज इक्वल टू सी बाई v2। एक v का वेलो मतलब सेकेंड पार्ट का वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, तो c बाई म्यू जी, c का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, तो ये हमें मिल गया v2 का वैल्यू। और हमें पता है म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एक रिलेशन हमको पता है कि μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1 दैट इक्वल टू v2 बाई v1। तो λ2 का वैल्यू हमें मिलता है v2 λ1 बाई v1। v2 हमें मिला था 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.6, फिर λ1 का वैल्यू 5890 एंड v1 का वैल्यू 3 × 10⁸ को सॉल्व करने पे हमें 3681.25 एंगस्ट्रॉम आंसर मिल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 पे दिया गया है।
So next is our question number 9. Question number 9 is two condensers C1 and C2 are in a circuit are joined as shown in the figure. The potential of point A is V1 and B is V2. Potential of point D will be. ये A और B सीरीज में कनेक्ट C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. A और B पॉइंट पे V1 एंड V2 पोटेंशियल है, तो D पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो करंट सेम होता है. तो करंट सेम है तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो चार्ज भी सेम होगा. तो चार्ज हमारा सेम हो जाएगा. तो हमारा क्यू इज इक्वल टू क्या, सी भी. तो सी वन इंटू C1 और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे V1 माइनस V और C2 V2 के लिए C2 और V माइनस V2. तो इसको सॉल्व करने पे हमें V का वैल्यू मिल रहा है. V का वैल्यू हमें C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मिल रहा है, जो कि पॉइंट D के लिए हम लिए थे. तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 C2 V1 प्लस C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2, which is option number 1 is correct. C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. And last question is question number 10. Photoelectric emission occurs only when the incident light has to more than a certain minimum ये frequency होगा, क्योंकि जब ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू होता है इंसिडेंट लाइट का एनर्जी E माइनस 5 वर्क फंक्शन विच इज़ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट. तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका वैल्यू ज़ीरो, आइदर ज़ीरो और मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें मिलता है न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट. तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to question number 10, and please do like this video and share with your friends. Thanks for watching.